हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो तो आप सबको पता ही है कि भाई गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ है। अभी ही रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि झारखंड में लगभग 8-9 अलग विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं और लगभग आपके 15 से 16 नए कॉलेजेस खुलने वाले हैं। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए तो भाई ये एक तरह से ना गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब आप जेट क्वालिफाई करेंगे। याद रखिएगा, बिना जेट किए हुए आपको ये नहीं मिलने वाला है। और जेट सिर्फ और सिर्फ टॉप के 6% बच्चों को ही मिलने वाला है। तो भैया अगर सिलेक्शन लेना है तो टॉप के 6% में आना होगा। और कॉमर्स के बच्चे हैं तो ये सुबह वाली क्लास 7:45 में जो मैं आपके साथ में करता हूं वो तो आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा जो हमारी कंप्लीट बैच है वो भी ज्वाइन करके अपनी स्टडी को प्रॉपर रखना है, राइट। और आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंस, जो कि हमारा यूनिट 4 का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनिट 4 का पार्ट है। क्लास नंबर 22 होने वाली है। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। एंड जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लोगे। और मकर संक्रांति ऑफर आप लोगों की गोइंग ऑन है। अभी कंप्लीट बैच अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3499 में, और ये झार एक्ट कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो 2500 का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट करके ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3499 में अवेलेबल हो जाएगा। ऑफर याद रखिएगा 18 तक है। जिनको इनरोलमेंट करना है जाके इनरोल कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस इज कंसर्न विथ। इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो किस चीज से कंसर्न रखता है? इंटरनेशनल फाइनेंस मतलब, फाइनेंस का मतलब हो गया पैसा, इंटरनेशनल मतलब बाहरी, मतलब बाहरों से लेन देन किया जाने वाला पैसा। सिंपल सी बात है। यानी कि एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, जो करेंसी अलग अलग है, लाइक यूएस हो गया, लाइक इंडिया हो गया, लाइक जापान हो गया, चाइना हो गया, उनके करेंसीज हो गए। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे किस तरह का मॉनेटरी सिस्टम काम करता है ये भी आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जिसे हम लोग बोलते हैं ये भी आएगा। तो ये सब कुछ आ जाएंगे हमारे, ये सब कुछ हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस के पार्ट में देखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस मेनली डिस्कस द इशू related with the monetary interactions of at least, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस के मुख्य रूप से कम डैश मौद्रिक लेन देन से संबंधित मुद्रों पर चर्चा करती है। किस से संबंधित? वन कंट्री, दो या दो से अधिक कंट्री, 5 कंट्रीज, या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है या इंटरनेशनल जो फाइनेंस है या भी जो भी सिस्टम है ये किस पर मेनली चर्चा करती है? जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर सिंपली देखा जाए तो दो या दो से अधिक कंट्री जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होती तब तक वो इंटरनेशनल का आएगा। अगर वन कंट्री है तब तो वो डोमेस्टिक हो जाएगी। और ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 5 हो सकती है, 5, 10, 15, 20, 50 जितनी कंट्रीज चाहे सब हो सकती है उसमें। ठीक है ना, इसलिए दो या दो से अधिक कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इनमें से कौन रेगुलेट करता है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया? भारत का फॉरेन ट्रेड कौन रेगुलेट करता है? सेबी करती है, एफडीआई करती है, आरबीआई करती है, या डीजीएफटी करती है? सबके फुल फॉर्म हमने दे दी है। फुल फॉर्म एक बार सबसे पहले देख लेते हैं। सेबी का पता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एफईडी एआई की बात करूं तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म से ही आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा डिफरेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पर बात है फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग में, तो फॉरेन ट्रेड को चेकआउट करने का काम करती है आरबीआई। ये रेगुलेट करती है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड में पैसे का लेन देन होता है, और जहां पैसे का लेन देन होता है वहां पर आरबीआई आती है। वहां पर आरबीआई आती है, आरबीआई चीजों को रेगुलेट करती है। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन नहीं करती है, और ना ही डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो फॉरेन ट्रेड है वो करते हैं। ये दोनों कोई नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट मतलब दो करेंसीज का दो करेंसीज का आपस में होने वाला डिमांड एंड सप्लाई, वो एक्सचेंज रेट बोल सकते हैं आप।
ठीक है, यानी कि फ्लक्चुएट द इक्वेंट द क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड विद द क्वालिटी ऑफ सप्लाई, जितना सप्लाई किया जा रहा है, जितना डिमांड हो रहा है, उसके आधार पर जो रेट्स तैयार होते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IMF was established in, IMF एस्टेब्लिश किया गया था, किस लिए किए थे, क्यों इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश टू किस लिए बनाया गया था भैया, जल्दी से बताओ। नाम से ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी को, बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी रखना, ऑर्डरली एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इस चीज को भी देखना कि हाँ एक बैलेंस्ड में चीजें रहे, ये चीज देखना। ठीक ना। टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्थिक विकास और उच्च रोजगार को बढ़ावा दे सके। हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी किया गया था। तो ऑल ऑफ द एबव बोल सकते हो या मोर देन वन एबव बोल सकते हो। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, Bretton Woods Agreement was signed by delegates from 24 nations, which lead to establishment the IMF। आप सबको पता है एक चीज, यहाँ पर बहुत सारी चीजें अगर अपने हम देखा हो तो हमने यहाँ पर बहुत सारी, एक क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहली बात, जो हमारा ब्रेटन वुड एग्रीमेंट रहा था, इसमें कितने नेशंस शामिल हुए थे, 44 नेशंस, यानी कि 44 देश इसमें हमारे सम्मिलित हुए थे, सबसे पहली बात तो। और इसके माध्यम से हमने IMF को गठन किया था। अब आपको ईयर बताना है, तो यहाँ पर दो तीन इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई है। और ये कब हुआ था सर, 1944 को हुआ था। तो एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको तीन चार चीजों का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो सबको अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट, द करेंसी हैविंग द हाईएस्ट वेटेज, जो कि डिटरमिनेशन द वैल्यू ऑफ SDR। SDR की जब बात होती है तो SDR में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी वेटेज है उसमें, जल्दी से बताएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज अगर कोई रखता है तो वो है US डॉलर। अब सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, कितना रखता है वो ध्यान से देख लो। SDR कुल जितने भी हमारे SDR में जो फंड है उसके 43.38% इसका योगदान है। यूरो का 29.31%। चाइना की बात करूं जो कि 10.92% है। जापान की बात करूं तो 8.18% है। और पाउंड की बात करूं तो ये 8.09% है। और वही हमारा SDR जो खुद है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि 0.63% पर है। तो ये सारे नंबर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी तो हाईएस्ट पूछ लिया था, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए इनमें से नंबर कौन सा है, तो नंबर बता दो। तो ये याद रखना है कौन कितना कितना लिया गया है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैब्लिश कब किया गया था, मुद्रा कोष IMF। अभी हमने देखा कि 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वो तो साइंड हो गया था उस समय 1944 में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1944 में इसको सिग्नेचर करके बना देने के लिए बात हो गई थी कि हाँ 44 देशों ने इसको मिलकर के सिग्नेचर करके एग्री कर दिया था। पॉइंट इसकी स्टैब्लिश फिर कब किया था, तो अगर स्टैब्लिश की बात किया जाए स्पेशली तो 27 दिसंबर 1945 को फिर इसको किया गया था प्रॉपरली। अगर जो अपने वर्किंग वाला पॉइंट पर बात करूं, 27 दिसंबर 1945 है। नेक्स्ट, सेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलता हूँ ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय अ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि अगर फ्लेक्सिबल ऊपर नीचे हो सकता है एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत में, जो एक्सचेंज रेट है वो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति, यानी कि मांग और सप्लाई के आधार पर तय किया जाएगा। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। Demand for the foreign exchange arise are mainly from import, capital outflow और foreign investment। जो डिमांड है वो फॉरेन में कैसे जनरेट होता है, वो डिपेंड करता है इंपोर्ट से, कैपिटल आउटफ्लो से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। ये भी बिल्कुल सही है। आप पहले में देखेंगे तो पहले में बोल रहा है कि
फ्लेक्सिबल सिस्टम रेट के बारे में, दूसरे में डिमांड के बारे में बताया। दोनों का कोई तालमेल नहीं है, मतलब है तो दोनों सही लेकिन कोई दोनों का तालमेल नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो डी नंबर। तो सही तो है, स्टेटमेंट तो सही है, बट तालमेल वाले कुछ नहीं है, बात नहीं चल रही है ना। नेक्स्ट अगेन, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर रही है, मेक एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टलियर। अगर जैसे कि आपको पता है कि डॉलर के कंपेयर में जो रुपए की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं गिर रही है। अब रुपए की वैल्यू अगर गिरेगी तो हमारा डोमेस्टिक करेंसी में जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, माल भेजना सस्ता हो जाएगा, माल मंगाना महंगा हो जाएगा हमारे लिए। क्या ये सही है? एकदम सही है सर, क्योंकि इसकी वैल्यू कमजोर हो रही है इस वजह से। डेप्रिसिएशन इम्प्लाइज जो होगा अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। क्या क्या बोल रहा है कि मूल्य की गिरावट का मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आना। बिल्कुल सही बात है। ऊपर भी डोमेस्टिक करेंसी के रिगार्डिंग में है और नीचे भी डोमेस्टिक करेंसी के रिगार्डिंग में है, तो दोनों बिल्कुल सही भी है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। दोनों को आपको मैच करना है, क्या ये प्रॉपरली उसका एग्जांपल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या प्रॉपरली उसके बारे में बोल रहा है या नहीं बोल रहा। नहीं बोल रहा है तो भैया नहीं सही होगा, बोल रहा है तो सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि पीपीपी, किसकी बात हो रही है? पीपीपी थ्योरी के रिगार्डिंग में, परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में। एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय रिलेटिव प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज, यानी कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार में जो विनिमय दरें हैं दो देशों के सापेक्ष मूल्य स्तरों द्वारा निर्धारित होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल। दोनों कंट्रीज के डिमांड और सप्लाईज को देखते हुए चीजें, परचेसिंग पावर को देखा जाता है और उसके हिसाब से काम होता है। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट इन इन्फ्लेशन रेट बिटवीन अ कंट्रीज अफेक्ट देयर एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन। दो देशों के बीच में जो इन्फ्लेशन की दरों में अंतर लंबे समय से देखा जाता है और उसकी वजह से जो दर है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इफेक्ट डालता है वो। क्या ये सही है? जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है ये। और इस अफेक्शन की वजह से, ये इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर है, यानी कि पीपीपी जो है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशंस भी दे रहा है ना। तो सही भी है और एक्सप्लेनेशंस भी सही है। अगेन, which of the following statement is best describe the यूरो करेंसी मार्केट? यूरो करेंसी मार्केट के रिगार्डिंग में इनमें से कौन सा सही वर्णन करता है? जी, जल्दी से बताएंगे। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर करेंसी ट्रेडेड आउटसाइडर, ठीक ना, आउटसाइड देयर अ कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, यानी कि एक ऐसा बाजार है जहां मुद्राओं का व्यापार उनके मूल देश के बाहर में किया जाता है। ये एक यूरो करेंसी की सबसे बड़ी खासियत यही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। विच इंस्ट्रूमेंट इज, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्राइमरली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल बोरोविंग, इनमें से लंबे समय तक इंटरनेशनल उधार के लिए मुख्य रूप से किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि लंबे समय में अगर आपको लंबा उधार चाहिए तो कौन इसमें से काम करने वाला है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे के सारे मनी मार्केट के पार्ट है। सारे के सारे मनी मार्केट के पार्ट है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए जाना जाता है, तो ये तो होगा नहीं। बचता है यूरो बॉन्ड्स, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म का पार्ट है। तो ऑप्शन एक लौता ही लॉन्ग बाउंड है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। क्लियर है? तो सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एडीआर के रिगार्डिंग में इनमें से कौन सा सही है? एडीआर और जेडीआर, ये दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एडीआर अमेरिकन हो गया, जी मतलब ग्लोबल हो गया। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर। एडीआर अलाउ करता है फॉरेन कंपनीज को टू रेज अ कैपिटल इन द यूएस मार्केट, यानी कि अगर आप एडीआर में काम करते हैं तो फॉरेन कंपनीज को भी ये अलाउ करता है कि आप यूएस मार्केट से भी कैपिटल उठा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एडीआर जो है वो
डोमिनेट करती है यूएस डॉलर को, यानी कि यूएस डॉलर के आधार पर वो चलती है, उसी को लेकर के रहती है, बिल्कुल सही बात है। एडीआर होल्डर जो है वो बेयर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो एडीआर है वो यूएस फॉरेन के एक्सचेंज रिस्क को संभालता है, या फिर फॉरेन रिस्क में देख रेख करता है, या फिर वहां पर ट्रेड करता है, बिल्कुल सही बात भी है। एडीआर ट्रेड ओनली ओवर द काउंटर ऑफ द मार्केट, ओवर द काउंटर ऑफ मार्केट के लिए केवल एडीआर नहीं है, उसके लिए जीडीआर है, उसके लिए जीडीआर है। और ओनली केवल है, दैट्स वाई ये नहीं होगा। आगे, which of the following instrument is most suitable for hedging exchange rate risk? अगर आपको हेज करना है एक्सचेंज रेट रिस्क को तो क्या करेंगे? हेजिंग करने का मतलब क्या होता है? अगर अभी आपने लॉस वाली चीजों में कहीं पर पैसा लगाया जो घट रहा है उस पे, तो आप अगले पल में प्रॉफिट वाली चीजों में पैसा लगाए, जिससे आपका जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाए, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आप चले जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट होगा? तो करेंसी ऑप्शन, करेंसी के ऑप्शंस को ट्रेड करना सबसे ज्यादा हेजिंग का काम करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट? फीचर ऑफ ग्लोबल, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है जीडीआर का? जीडीआर का फीचर नहीं है, जल्दी से बताएंगे। इशू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स करना, बिल्कुल ये करते हैं। रिप्रेजेंट करता ऑनरशिप ऑफ द फॉरेन कंपनी शेयर को, बिल्कुल ये भी है। डोमिनेट कर देना डोमेस्टिक करेंसी को, इशू द कंपनी, ये नहीं करता है वो। ट्रेडेड इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज रेट, बिल्कुल ये भी करता है। तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डोमिनेट नहीं करता है वो किसी भी करेंसी को, किसी भी डोमेस्टिक मार्केट को। एडीआर और जीडीआर में कौन डिफरेंसेस को डिफाइन कर रहा है, चलो बताओ। एडीआर और जीडीआर में कौन सा डिफरेंसेस को डिफाइन करता है? एडीआर जो है वो अमेरिकन है, यानी कि यूएस डॉलर एक्सचेंज पे काम करता है, और जीडीआर जो है वो ट्रेड करता है इंटरनेशनल मार्केट आउटसाइड ऑफ यूएस, जो यूएस से बाहर है। सो सबसे आसान तरीका है इसको देखने का, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क, जो कि अराइज होता है इन्वेस्टर्स इन एडीआर एंड जीडीआर, एडीआर और जीडीआर में किस टाइप के रिस्क अराइज होते हैं? दोनों में सेम टाइप के, क्योंकि दोनों फॉरेन की चीजें हैं, दैट्स वाई दोनों में सिमिलर ही इश्यूज आएगा। तो किस टाइप का इश्यूज देखने को मिलता है? तो जो इश्यूज मिलता है वो है एक्सचेंज रेट रिस्क का, ठीक ना, ऑफ द अंडरलाइनिंग शेयर्स। अच्छा, यहाँ पर आंसर आ गया था क्या? बाकी में नहीं था? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लो। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही बता दिया था। मार्केट की बात करूँ तो ये मार्केट है यूएसए, इसका मार्केट है पूरा का पूरा इंटरनेशनल, जिसमें यूएस नहीं आएगा। करेंसी की बात करूं तो ये यूएस डॉलर लेके चलता है, ये मोस्टली ये भी यूएस डॉलर ही लेके चलता है मोस्टली, लेकिन फिक्स नहीं है, ये ओनली यूएस डॉलर है। रेगुलेट की बात करूं तो ये यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो देखती है, और ये जो है वो एक्सचेंज स्पेसिफिक है उसको देखती है। इन्वेस्टर्स की बात करूं तो यूएस इन्वेस्टर्स कहलाता है, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है। 19, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को ध्यान में रखते हुए आज आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब फ्यूचर में हम तुमसे ट्रेड करेंगे और आज हम उस तुम्हारे लिए खरीद बिक्री कर रहे हैं, ठीक ना, फ्यूचर में हम लेंगे, तो ये हो गया ओवर द काउंटर, ठीक ना। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हेल्प इन हेजिंग अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, बिल्कुल सही बात है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिक्स करता है एक्सचेंज रेट को ना फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट पर काम करने के लिए मैंने अभी जस्ट समझाया। तो बोथ आर ट्रू, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी वही है ना, जो मैंने कहा वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अ परसिस्टेंट डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आप लगातार डिफिसिट कर रहे हैं तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट मे बी लीड टू डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएशन द डोमेस्टिक करेंसी।
अगर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर जो आपका बोल सकते हैं जो घरेलू मुद्रा दर है वो लगातार घाटे में चल रहा है, अगर आपका उस कंडीशन पे जो मुद्रा है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर घाटे में चल रहा है तो मुद्रा में कमी देखने को बिल्कुल मिलेगी, कोई शक नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिफिसिट जो है वो implies the excess demand of the foreign exchange over its supply। ये तब होता है जब भुगतान संतुलन घाटे का मतलब ये हुआ कि विदेशी मुद्रा की सप्लाई तुलना के डिमांड ज्यादा है, मतलब जितना वो सप्लाई हो रहा है उससे कहीं ज्यादा डिमांड हो रहा है, बिल्कुल तभी जाकर के डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। सो बोथ आर करेक्ट और प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस भी है। ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने आप लोगों ने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलने वाले हैं, और इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशंस में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।